नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री वाला हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि पूरा नाम है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि @यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के, ना कोई अंडरस्कोर है। लगातार उसमें यूपी ट्रिपल एससी पीईटी से जो सिलेबस है जितनी भी, उसको पिक्स के फॉर्म में दे रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट पिक्स है। उतना अगर आप जो है कर लेंगे, काफी कुछ जो जितना भी पीटी में जीएसजी के करंट अफेयर है, सारी जो है हम लोगों की तैयारी हो जाएगी। उसी में टेस्ट सीरीज का भी लिंक मिलेगा, क्विज भी उसी में चालू कर दिया है। लगातार उसको फॉलो करके रखिए, लगातार आपके लिए लगे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। उस ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन में है उसी से ज्वाइन करिएगा। वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है उसी से ज्वाइन करिएगा, या फिर ये वाला ग्रुप है, देख लीजिए ध्यान से। टेलीग्राम में ये लिख के सर्च करना है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, बिना किसी स्पेस के। ये वाला ग्रुप है, अपना ध्यान रखिएगा। ये वाला दूसरा कोई चैनल है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। ये वाला हमारा मेन चैनल। इंस्टाग्राम में हमारा पेज फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज। इसमें स्टोरी हाईलाइट, जो हाईलाइट हो प्लस पोस्ट जरूर देख करिए। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए कितने आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के लिए टेस्ट नंबर 4 करेंगे हम लोग। ये फुल एंड टेस्ट होगा। आइए चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला हमारा सवाल है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? 3 सही वाले छांटने हैं, गलत वाला आपको उससे अलग करना है। पहला दिया हुआ है, हड़प्पा में लिंगम और योनि के जो पत्थर प्रतीक मिले हैं ये सही है, ठीक है, ये मिले हैं हड़प्पा में। दूसरे वाला लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो में आपको दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति या देखने को मिलती है। पुजारी बोले या पुरोहित, एक ही बात है, सही है ये। राखीगढ़ी में आपको टेराकोटा की ईंटें देखने को मिलती है। राखीगढ़ी जो है ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी याद रखिएगा आप। ये सही है, तो 3 सही वाले हमने छांट लिए। चौथा यहाँ पर गलत है, आलमगीरपुर जो है ये रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर नहीं है। रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर कौन सा है? रेडियल सड़कों वाला एकमात्र शहर जो है वो बनावली हरियाणा में है। आप हमको जल्दी से ये कमेंट करके बताइए कि आलमगीरपुर जो है ये आपको किस राज्य में देखने को मिलता है, ठीक है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। राखीगढ़ी जो है ये लार्जेस्ट साइट है, यहाँ पर ग्रैंडरी, सिमेट्री, टेराकोटा ब्रिक्स एटसेट्रा मिले हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एक बार फिर से आपको देखना है। वेदों का पद्य भाग जो है ये कहलाएगा आपका अथर्ववेद, सही। वेदों का गद्य भाग जो है ये आपका यजुर्वेद, सही, ठीक है। उसके बाद वेद का गायन भाग जो है ये सामवेद है। और उपनिषद में क्या है, अनुष्ठान के पीछे के उद्देश्यों की चर्चा क्या की गई है? नहीं, ये जो डिस्कशन ऑफ द पर्पस बिहाइंड द रिचुअल्स है, किसमें बताया गया है? ये बताया गया है अरण्यक्स में, ठीक है, अरण्यक। अनुष्ठानों के पीछे का उद्देश्य जो है अरण्यकों में बताया गया है, इस वजह से आपका डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा और गलत युग्म है, ठीक। बाकी यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, वेदों का श्लोक भाग ऋग्वेद अथर्ववेद है, वेदों का गद्य भाग जो है यजुर्वेद है, गायन भाग सामवेद है और संहिता मंत्र भाग है, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथों में वेदों के गद्य में कर्मकांडों की व्याख्या करता है। वर्धमान महावीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो पॉइंट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ऑफिशियल सिलेबस में, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जीवनी और शिक्षाएं, तो उसी से संबंधित है ये। 540 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम नामक गांव में जन्म हुआ, सही। उन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की और कैवल्य नामक उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की, ठीक, कैवल्यन कहलाए थे वो। और पावा में जो है इसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने उपदेश दिया था, सही। उसके बाद है कि प्रत्येक तीर्थंकर के साथ एक प्रतीक जुड़ा था। महावीर का जो प्रतीक मतलब महावीर जी का जो प्रतीक था वो क्या बाघ था? नहीं, बाघ नहीं था, लॉयन था, यानी सिंह था। बाघ और सिंह में डिफरेंस होता है, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। तो बाकी डिटेल आप देख सकते हैं, लॉयन होगा बाघ की जगह, इस वजह से सही है। और ये जो है जांत्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे, ये सब आपने पढ़ा होगा किसी ना किसी नोट्स में। दीपवंश और महावंश श्रीलंकाई पाली इतिहास किस शासक के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं? सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका अशोक। अशोक के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। फॉर इंस्टेंस कि अशोक जो है बौद्ध धर्म में किसके द्वारा परिवर्तित की गए, ये जो है आपको दीपवंश महावंश से पता चल जाता है। उनकी पत्नियों के बारे में आपको पता चल जाता है। उन्होंने जो धर्म प्रचार के लिए लोगों को भेजा था, अपनी पुत्र पुत्री को भेजा था, कहाँ पर भेजा था? श्रीलंका में। तो इसके बारे में भी ये सब चीज़ें बताती हैं, ठीक है। तो अशोक यहाँ पर सही आंसर है। जेम्स प्रिंसप जो है ये ब्रिटिश पुरातन और औपनिवेशिक प्रशासक अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले समझने वाले व्यक्ति थे। ये भी कई बार पूछा जा चुका है हमारे पेपर में, इसको भी देखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जो नवरत्न है उनके संबंध में सही कथन आपको बताना है। धन्वंतरी जो है आयुर्वेद के जनक थे, आयुर्वेद से जुड़े हुए थे, सही है ये। उसके बाद कि शंकु एक वास्तुकार थे, यानी आर्किटेक्ट थे, और शिल्प शास्त्र उन्होंने लिखा है, ये भी सही है। वेताल भट्ट मंत्र शास्त्र के रचयिता थे और एक जादूगर भी थे, सही है ये। नवरत्नों के बारे में लिस्ट जरूर देखिएगा, पूछे जाने की संभावना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही है। इसमें बाकी नवरत्नों के नाम भी लिखे हुए हैं, जैसे कि कालिदास, अमर सिंह, वारामिहिर, धन्वंतरी,
घटकर पार, शंकु, कहापनक, वर रुचि और वेताल भट्ट। उसके बाद हमको बताना है गांधी जी के प्रतीकात्मक नमक कानूनों को तोड़ने के साथ पूरे भारत में नमक कानून की अवहेलना शुरू हो गई थी। दरसाना सॉल्ट वर्क्स गुजरात में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा, वैसे तो इसका मेन आंसर सरोजनी नायडू होता है, लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी जुड़े हुए थे धरसाना के नमक सत्याग्रह से, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों। ठीक है, ए और सी दोनों। मतलब यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करेंगे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी धरसाना से नहीं जुड़े थे, तमिलनाडु में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी मनीलाल गांधी गांधी जी के पुत्र और सरोजनी नायडू धरसाना में लीड कर रहे थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही है डी। तो नमक सत्याग्रह में अलग अलग जगहों पर कौन कौन सक्रिय थे ये भी आप देखिएगा, जैसे कि तमिलनाडु में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, के केलप्पन जो है मलाबार में कर रहे थे, धरसाना सॉल्ट वर्क्स में सरोजनी नायडू और गांधी जी के पुत्र मनीलाल गांधी। ठीक है, उसके बाद नेटल इंडियन कांग्रेस और फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। फीनिक्स सेटलमेंट यहाँ पर लिखा है, इसको फीनिक्स फार्म भी आप कह सकते हैं और मान सकते हैं। फीनिक्स फार्म और नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की, ऑब्वियसली महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर ए। अब ये कब कब स्थापित हुए उनके वर्ष भी लिखे हुए हैं, इन पर ध्यान दीजिएगा। नेटल इंडियन कांग्रेस कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में 1894 में। फीनिक्स फार्म जो है साउथ अफ्रीका में 1904 में। सत्याग्रह आश्रम अहमदाबाद में 1915 में। हरिजन सेवक संघ 1932 में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा में 1936 में। आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग आगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 143वीं जयंती पर किया गया था। ठीक है, और सी प्लेन सर्विस भारत की सबसे पहली गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट को स्टैचू ऑफ यूनिटी से जोड़ती है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। एक क्वेश्चन हमसे भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब किस जगह मिली थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी थी। एक क्वेश्चन अभी हिस्ट्री के एग्जाम में अभी आया था यूपीपीसीएस के पेपर में कि उस सत्याग्रह का नाम बताइए, उस पहले सत्याग्रह या फिर मूवमेंट का नाम बताइए जहां पर गांधी जी और सरदार पटेल एक साथ आए थे। फिर से रिपीट करता हूं, गांधी जी और सरदार पटेल एक साथ आए थे जिस सत्याग्रह में, उसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। अब ये इतिहास में जो आपका क्रांतिकारी आंदोलनों का दिया गया है सेक्शन, उससे क्वेश्चन है। काकोरी कांड, सॉन्डर्स की हत्या, मेरठ षड्यंत्र मामला, चटगांव शस्त्रागार मामला। अब इसको आपको सबको क्रोनोलॉजी में लगाना है। ठीक है, तो इनमें से कोई दो की तारीख आपको पता होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं हो सकता कि सारी तारीखें आपको रटी हों, लेकिन कोई दो की भी पता होगी तो काम बन जाएगा हमारा। काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में। ठीक है, सॉन्डर्स की हत्या हुई थी लाहौर में दिसंबर 1928 में। मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था 1929 में। और चटगांव शस्त्रागार रेड जो है 1930 में हुई थी। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं तो 1 2 3 4 इस तरीके से मिला देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए। अब ये तो हो गया एक तरह का क्वेश्चन। दूसरे तरह का क्वेश्चन इस पे कई बार पूछते हैं कि बताइए चटगांव शस्त्रागार रेड से कौन जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्यसेन। सूर्यसेन जो सॉन्डर्स की हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे भगत सिंह के साथ, ये भी एक बार देखिएगा। ठीक है, काकोरी कांड में आपको पता है कि कौन इन्वॉल्व था, मेनली राम प्रसाद बिस्मिल। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। कॉमरेड एक साप्ताहिक समाचार पत्र जिसके एडिटर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद दिया हुआ है। ये गलत है, क्योंकि कॉमरेड जो है किससे संबंधित था, मौलाना मोहम्मद अली से। ठीक है, मौलाना मोहम्मद अली संबंधित था ये अखबार कॉमरेड। और नीचे लिखा हुआ है कि अल हिलाल जो है क्या वो मौलाना मोहम्मद अली संबंधित है, तो गलत। ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है अबुल कलाम आजाद से। तो क्रिस क्रॉस करके दिया गया है। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन अगर नाम रिवर्स कर दी जाए तो सही हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा हमारा डी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनकरेक्टली मैच्ड है आपको बताना है, तो इनकरेक्टली मैच्ड कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर बी। हमीरसर जो है ये गुजरात में है। ठीक है, एसीएफ का पेपर आया था उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन था। हमीरसर लेक गुजरात में है, तो ये वाला जो है सही सुमेलित नहीं है। बाकी रूपकुंड उत्तराखंड में है, जयसमंद राजस्थान में है बिल्कुल, और चपनाला आपका आसाम में है। सेंट एलियास पर्वत की यंग रेंजेस आपको कहां पर देखने को मिलेगी, विश्व भूगोल का क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अब एक्सप्लेनेशन में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी दी हुई है कि ये जो है कनाडा और यूएस दोनों में जो है आ जाता है। यूकान और अलास्का बॉर्डर पर ये आपको पड़ता है। ठीक है, माउंट लोगन के साउथ वेस्ट में, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है कनाडा का। अब कनाडा का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, माउंट लोगन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर विश्व भूगोल का एक क्वेश्चन, माउंट लेसोथो जो है ड्रैगन्सबर्ग माउंटेन पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, सही है।
और माउंट एल्ब्रस क्या काकेशस माउंटेन का पार्ट है जो कि ईरान में मिलते हैं, सही है। माउंट त्रिशमीर ये क्या हिंदुकुश का पार्ट है, सही है। हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों सही सुमेलित हैं, आंसर हो जाएगा इसमें डी 1, 2 एंड 3। देखो अभी यहाँ पर आपको लग सकता है कि कठिन करवा रहे हैं हम लोग एक्चुअली वो चीज़ करवा रहे हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगी। मान लीजिए यूपी ट्रिपल एस सी आपसे कोई एक पूछ लेता है, माउंट एल्ब्रुस पूछ लेता है कि किस तरह के माउंटेन श्रृंखला का भाग है, तो काकेशस आपको पता होगा, ठीक है। कंट्री पूछ सकता है तो ईरान आपको पता होगा, ठीक है। और लेसोथो पूछ सकता है तो ड्रेकन्सबर्ग आपको पता होगा। कोई एक आ सकता है पेपर में, लेकिन हम 3 करवा रहे हैं क्योंकि हमको आपकी तैयारी करवानी है। यहाँ स्कोर कम आता है, आप सारे ऑप्शन नहीं आइडेंटिफाई कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन वहां आपके पास इतनी तैयारी होगी कि कैसा भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछ ले आप कर सकें। अब पूछ रहे हैं कि एलेच ग्लेशियर आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो सिंपल सा वन लाइनर फैक्ट, इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। एलेच ग्लेशियर आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड में। तो जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला है उसका सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है एलेच ग्लेशियर, ये आपका स्विट्जरलैंड में पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उससे पहले ये बता दें कि एलेच ग्लेशियर जो है लार्जेस्ट आइस कैप है एल्प्स माउंटेन का और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। पामीर की गांठ जो है वो 5 पर्वत श्रृंखलाओं का संगम है। कौन कौन इसमें शामिल है आपको बताना है। तेनशान शामिल है, हिंदुकुश भी शामिल है, कुनलुन भी शामिल है, कारकोरम भी शामिल है और हिमालयन रेंजेस भी शामिल है। तो इसमें शामिल हो जाएंगे सभी 1 2 3 4 5 सभी, ऑप्शन नंबर डी। पामीर को जो है विश्व की छत की भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अनुसूचित सार्वजनिक बैंक नहीं है, यानी शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा आपका नहीं है, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बंधन बैंक नहीं है। बाकी कैनरा है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, एसबीआई वगैरह ये सब शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। इनकी पूरी लिस्ट दी हुई है, एक बार इसको आप देखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब जो है शेड्यूल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। निम्नलिखित में से कौन से बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन 1980 में नहीं हुआ था। तो इसमें आप देखेंगे कि जो नेशनलाइज किए गए थे बैंक उसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स था, विजया बैंक था और कॉरपोरेशन बैंक था, लेकिन इसमें आपका यूको बैंक नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। बैंकों का सबसे पहला राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था, 19 जुलाई को। 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसमें यूको बैंक का शामिल था, ठीक। यूको बैंक का राष्ट्रीयकरण पहले ही हो चुका था। 1980 में जो दूसरी फेज थी राष्ट्रीयकरण की, उसमें आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का नेशनलाइजेशन किया गया था। आगे मुड़ जाएंगे यहाँ पर उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन के तहत उठाए गए कदमों में से या लिए गए इनिशिएटिव्स में से कौन से कथन आपके सही हैं बताना है। वाणिज्यिक बैंकों को ब्याज दरें निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई थी। औद्योगिक लाइसेंस और पंजीकरण को हटा दिया गया था, लेकिन शराब और सिगरेट जैसे क्षेत्रों को इसके बाद भी लाइसेंस की आवश्यकता थी। तो एकदम सही है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक को डिटरमाइन करने का फ्रीडम तो दिया गया था, लेकिन लाइसेंस राज हटा दिया गया था। लेकिन ऐसा ये मतलब नहीं है कि खुलेआम जो है भांग के ठेके और शराब की दुकानें जो है ऐसे ही किसी को भी लाइसेंस मिल जाएगा। ये सिंडिकेट से मिलता है अभी भी, और इसके पूरे प्रोसीजर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं आपके सिलेबस में। और एक और महत्वपूर्ण स्टेप इसमें लिया गया था कि इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दी गई थी। रिवर्स रेपो रेट में अगर हम कमी कर देंगे तो क्या होगा, वित्तीय बाजार में धन की आपूर्ति बढ़ेगी, ठीक है, सही है ये। लेकिन क्या इन्फ्लेशन जो है ये कम होगी, बिल्कुल नहीं। कितना भी आपको कम इकोनॉमी पता हो, इतना तो पता होगा कि अगर फाइनेंशियल मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी तो मुद्रास्फीति जो है बढ़ेगी, घटेगी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा देयर विल बी इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी कि ये वाला हो गया गलत, ये वाला हो गया सही। हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज में रणनीतिक हिस्सेदारी बिक्री के लिए नोडल विभाग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ऑप्शन नंबर ए। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, ऑप्शन नंबर ए। अब एक क्वेश्चन आपके पेपर में यह भी बन सकता है दूसरी तरीके से कि ये जो डीपैम है किसके अंतर्गत काम करता है। तो ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में अनुच्छेद 19 से 22 क्या कहलाते हैं, ठीक है। ये अनुच्छेद जो है राइट टू फ्रीडम इंश्योर करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो पार्ट 3 है हमारा, इसमें फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22,
राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो है ये आपका 23-24 में दिया हुआ है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 25 से 28 में दिया है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स 29-30 में, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये है 32 में। आर्टिकल नंबर 51A जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे कि डिफेंड द कंट्री है, स्ट्राइव फॉर द टुवर्ड्स एक्सीलेंस ये भी है, लेकिन जो ये एग्जैक्ट जो वर्ड्स दिए हुए हैं ये नहीं लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 3 नहीं है एक्चुअली में। 3 किस तरीके से लिखा गया है आर्टिकल नंबर 51A में, ये इस तरीके से लिखा गया है, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडल्स द इंस्टीट्यूशंस नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये है इस तरीके से लिखा हुआ है। जबकि इसमें सिर्फ लिखा हुआ है राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान का सम्मान करना। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कौन सा कथन सही है? 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इनको जोड़ा गया था, लिखा हुआ है, जबकि गलत है, यहाँ पर होना चाहिए 42वां, 42nd होना चाहिए, ये वाला हो जाएगा इनकरेक्ट। उसके बाद लिखा हुआ है कि ये कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में अदालत की सहायता करते हैं। तो ये जो है आपका कथन सही, इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23rd का हो जाएगा बी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपकी ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स तक ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं एक्सटेंड होती हैं, आपको याद रखना है। जबकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं फॉरेनर्स को भी मिलते हैं और इंडियन सिटीजन्स को तो मिलते ही मिलते हैं। इसमें मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं, अनुच्छेद जिससे मिलाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और संरक्षित करना, ये दिया हुआ है 51AC में, ठीक। उसके बाद दिया हुआ है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना 51D में। और आपका ये एक बच रहा है कि 51A-B में क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोना और उनका पालन करना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला आपको बताना है कि भारत में ब्रिटिश राजतंत्रीय व्यवस्था के स्थान पर गणतंत्रीय व्यवस्था है। तो पहला तो सही है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर रिपब्लिकन सिस्टम है। उसके बाद भारतीय गणतंत्र प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें जो है पार्लियामेंट जो है ऑटोक्रेटिक नहीं हो सकता है कभी भी, ये हमको पता है बिल्कुल। अगर कोई नहीं भी पढ़ा लिखा, नहीं भी आपने पॉलिटी पढ़ी, आप ये तो जान ही सकते हैं कि पार्लियामेंट जो है सुप्रीम नहीं है, कभी सुप्रीम कोर्ट ओवर पार करता है उसको। जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स जो इंश्योर किए गए हैं सिटीजन्स को। तो इन सब में रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सोवरेन है भारत में। तो ये सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ से साइंस के क्वेश्चन आपके चालू होते हैं, सामान्य विज्ञान के। तो पहला दिया हुआ है ध्वनि का स्रोत और कितनी उसकी तीव्रता होगी, डेसिबल्स में, डीबी में नापा जाता है। सामान्य बातचीत लिखा हुआ है कि 50 से 60 डेसिबल पहुंच जाती है, ऐसा नहीं है। सामान्य बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा 40 डेसिबल पहुंच सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें इनकरेक्टली मैच्ड बताना है, ये वाला नॉट करेक्टली मैच्ड है। और ट्रक का जो है ये 90 से 100 के बीच रहता है। मशीन गन का 170 डेसिबल, मिसाइल का 180 डेसिबल। और 80 डेसिबल से ज़्यादा की जो नॉइस होती है, तो मतलब ज़्यादा साउंड आती है 80 डेसिबल से ज़्यादा इंटेंसिटी से, तो उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। कोई वस्तु अगर सभी रंग अवशेषित कर लेती है तो वो किस रंग की दिखाई देगी? सारे कलर जो एब्जॉर्ब कर लेगी तो वो ब्लैक दिखाई देगी, ठीक है। और सारे कलर अगर छोड़ देगी तो क्या दिखाई देगी? वाइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। रेड, ग्रीन, ब्लू जो है मेन कलर्स होते हैं जिससे बाकी सारे कलर बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। आयोडोफॉर्म का आप यूज़ कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जैसे क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते हैं उस तरीके से तो नहीं करेंगे क्योंकि उसका उपयोग करते हैं एनेस्थेटिक के तरीके। क्लोरोफॉर्म का, आयोडोफॉर्म का यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट के तरीके, कीटाणुनाशक के तरीके। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा कथन आपका सही है आपको बताना है। लाल रक्त कोशिकाओं को इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ये भी सही है। वाइट सेल्स भी बोलते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं को, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। अब इनके कार्य यहाँ पर लिखे हुए हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेनली जो आरबीसी का क्या कार्य है, वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य है, डिफेंस सिस्टम है बॉडी का, ठीक है। मोनोसाइट्स इसके कई सारे फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, मोनोसाइट जो कंपोनेंट होता है डब्ल्यूबीसी का, ये सब आप पढ़ेंगे। और भी हम आगे की टेस्ट सीरीज में उनको भी शामिल करेंगे। प्लेटलेट्स का काम जो है क्लॉटिंग का होता है मेनली, ठीक है। एक विटामिन होता है जो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, उस विटामिन का नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे। पर्ड हरिम यानी कि क्लोरोफिल जो है
ये कौन सी रसायन के भस्म में पाया जाता है? विच केमिकल एलिमेंट इज फाउंड इन द एशेस ऑफ क्लोरोफिल? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर ए। जब किसी पौधे में ये इस वर्णक की कमी पड़ जाती है, हरिमाहीनता की, तो उसको क्लोरोसिस बोलते हैं। मतलब ये क्लोरोफिल कम हो जाता है लीफ में, तब वो पीली दिखने लगती है। देखिए यहाँ से मैथ्स के सवाल चालू हैं। मैथ्स के सवाल अभी इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताए जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? अभिप्रेत का अनभिप्रेत सही है, उद्भव का अवसान सही है, कीर्ति का अपकीर्ति सही है, ठीक है। लेकिन अवर का जो है विलोम होता है प्रवर होता है। यहाँ पर पश्चिम दिया है तो ये वाला हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। तो पूर्व शब्द के विलोम कौन से हो सकते हैं? अपर, पश्चिम, पश्च। विकर्षण शब्द किस शब्द का विलोम है? तो ये हो जाएगा आपका कर्षण का, ऑप्शन नंबर ए। विकर्षण के विलोम के लिए अगर आकर्षण दिया हो तो भी आप लगा दीजिएगा, वैसे यहाँ पर कर्षण सही है। ऐसे ही स्थूल या पुष्ट या प्रवद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? क्रश। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका सही नहीं है? पहला दिया हुआ है भ्रांत का हो जाएगा निर्भ्रांत, मत का हो जाएगा अमत, मसरड़ का हो जाएगा रुक्ष। लेकिन गौड़ जो है इसका विलोम होता है प्रधान या मुख्य या महत्वपूर्ण, जबकि यहाँ पर अल्प दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अब इसमें आप बताइए कौन सा विलोम युग्म इसमें सही नहीं है? भोंडा या बदसूरत का विलोम क्या हो जाता है? सुंदर, ठीक है। उसके बाद है कि काला का विलोम क्या हो जाएगा? काला का विलोम हो जाएगा यहाँ पर सित। सित का मतलब होता है श्वेत और असित का मतलब होता है काला, ठीक। जागरण यानी जगना और सुषुप्ति मतलब सो जाना। बहुधा का मतलब होता है सदैव। तो बहुधा ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, विलोम नहीं है। बहुधा का विलोम क्या होना चाहिए? यदा कदा। यदा कदा ये हो जाएगा इसका सही विलोम। आंसर हो जाएगा हमारा डी। अनाजी का विलोम क्या होगा? अनाजी यानी जो अनाज खा करके जिंदा रहता है, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा आपका फलाहारी, यानी जो फल पर जिंदा रहता है, फल खाकर जिंदा रहता है। अब इसमें जो है आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। फास्टन द बेल्ट ये आज्ञार्थक वाक्य है, तो इसका हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू फास्टन द बेल्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देयर इज अ डिल्यूज इन द विलेज। डिल्यूज का यहाँ पर आपको बताना है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव जब यहाँ पर लिखा हो तो इसका मतलब हो जाएगा आपको पर्यायवाची या सिनोनिम पूछ रहे हैं, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका फ्लड, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें आपको पैसेज रीड करना है, उसको रीड करके आंसर देना है। पैसेज हम रीड कर लेते हैं जल्दी से। नेशनल इनकम इज द टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। इट इंक्लूड्स ऑल पेमेंट्स मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट। National income accounting is a method or the technique used to measure the national activity in the national economy. National income accounting indicates the performance of country's economy, signifying its strength and weaknesses. It helps in assessing the current standard of living as well as helps in comparison among nations. तो इसमें वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट्स जो है ये किस चीज़ के कंपोनेंट हैं आपको बताना है। तो बस यहाँ पर आपको बस पकड़ लेना है, ठीक है। इट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू ऑल रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, पेमेंट प्रोफाइल। तो इट का यहाँ पर क्या मतलब है? नेशनल इनकम, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ नेशनल इनकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, ऊपर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग के यूजेस क्या क्या है आपसे पूछ रहा है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग जो है ये इंडिकेट करती है परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री और इसके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, और ये हेल्प करती है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मापने में। तो परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्री ये हो सकता है, और जो है एसेसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द कंट्री ये दोनों हो सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। अब यहाँ पर पूछा है कि जो वर्ड है आपका एसेस, इसका करेक्ट सिनोनिम क्या हो जाएगा। तो एसेस का करेक्ट यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम होगा। एक्चुअली इसमें पूछा है कि कौन सा करेक्ट सिनोनिम नहीं होगा। तो एसेस का इवेल्युएट हो सकता है, मूल्यांकन करना, एस्टिमेट हो सकता है, ठीक है, कैलकुलेट भी हो सकता है, लेकिन असेसमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये जो है सी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। ये सिनोनिम नहीं बन रहा है इस पैसेज के हिसाब से एसेस का, ठीक। वैसे भी आप देख रहे होंगे पार्ट ऑफ स्पीच में कि ये जो है वर्ब है, और इसके जितने भी सिनोनिम बन रहे हैं वो वर्ब में है, और जो सी नहीं बन सकता है वो नाउन के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ से आपके रीजनिंग के सवाल शुरू हो रहे हैं। रीजनिंग के सवाल और मैथ्स के सवाल एक साथ अभी इस वीडियो के अगले हिस्से में बताए जाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कितने भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, और इनमें से कौन सा राज्य सबसे उत्तरी है। तो 4 राज्य साझा करते हैं म्यांमार के साथ सीमा, और सबसे उत्तरी जो है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश।
इसके बाद आपको बताना है कि ये मुद्रा और करेंसी में कौन सा जो है युग्म गलत सुमेलित है। तो तला जो है करेंसी जो है समोआ की है, रैंड जो है ये दक्षिण अफ्रीका की है, और सोमोनी जो है ये थाईलैंड की नहीं है। सोमोनी जो है ये तजिकिस्तान की मुद्रा है, थाईलैंड की बाहत होती है, और लिलिंगनी ये स्वाजीलैंड की मुद्रा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। संसद के अनुच्छेद के तहत विधि द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक उच्च न्यायालय का सृजन कर सकती है। तो ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 241 में, ऑप्शन नंबर ए। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस आपका मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है, ठीक। उसके बाद 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे मनाया जाता है। अब इसमें ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर से आपको देखना है, जैसे यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? केन्या की कैपिटल नैरोबी में। विश्व खाद्य संगठन का कैपिटल कहाँ पर है? रोम में, इटली में। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन का कहाँ पर है हेडक्वार्टर? जिनेवा में। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, सभी सही सुमेलित हैं। अब इसमें आपको देखना है शास्त्रीय नृत्य और स्थान। कथकली जो है केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। सत्तरिया ये असम का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कुचिपुड़ी जो है तेलंगाना का नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश का। बाकी आपका यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है, उसको देख लीजिएगा। भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक उत्तर प्रदेश का है नॉर्दर्न इंडिया में। ओडिशी ओडिशा का है। सत्तरिया असम का है। मोहिनी अट्टम जो है केरल का है। मणिपुरी मणिपुर का है। हाल ही में दीपिका कुमारी ने पेरिस 2021 में 3 स्वर्ण पदक जीते थे, वो किस इवेंट से एसोसिएटेड है? तो शूटिंग वो आर्चर हैं, तीरंदाज हैं। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें सरोजिनी नायडू ने लिखी है? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जिनको बोलते हैं, द ब्रोकन विंग भी है उनकी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड है, और द बर्ड ऑफ टाइम भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। XC2 कंजर्वेशन का कौन सा नहीं है आपको बताना है, ठीक। एक्वेरियम में मतलब कि आप नेचुरल हैबिटेट से बाहर लाके कंजर्व कर रहे हैं। जूलॉजिकल पार्क में यानी कि उनके जंगल से बाहर लाके पिंजड़ों में कैद कर रहे हैं, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन में उनका जीन ही सेव कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। नेशनल पार्क जो है ये एक इन सूटू कंजर्वेशन में आता है, XC2 कंजर्वेशन का पार्ट ये नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन से आपके एलिफेंट रिजर्व जो हैं असम में पड़ेंगे? तो पहला है चिरांग रिपू, ये पड़ेगा। काजीरंगा, कार्बी अंगलोंग ये भी पड़ेगा, और सोनीतपुर भी पड़ेगा। आंसर हो जाएगा हमारा डी। असम में वैसे 5 एलिफेंट रिजर्व हैं। इन 3 के अलावा एक जो है दिहिंग पटकाई भी है। दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व जो है, दिहिंग पटकाई अभी नेशनल पार्क भी बन गया है असम का। धनसिरी लोंगडिंग एलिफेंट रिजर्व भी है, ठीक है। इसको दिहिंग पटकाई आप पढ़िएगा, यहाँ पर स्पेलिंग हम सही करते हैं इसको। जो क्वार्टरली असाइनमेंट्स यानी QS की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई है, उसमें टॉप 1000 के इंस्टीट्यूट्स में IIT बॉम्बे को किस स्थान पर रखा गया है? इसको रखा गया है 177वें स्थान पर। बाकी और भी यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग दी हुई है, आप इसमें इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फरवरी 2021 में डेनमार्क ने दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की मंजूरी दे दी है। द्वीप का निर्माण जो है किस सागर में किया जाएगा आपको बताना है। तो मतलब कुल मिलाकर आपको डेनमार्क की लोकेशन पता होनी चाहिए मैप में। डेनमार्क जो है उत्तरी सागर नॉर्थ सी में इसका निर्माण करेगा, वर्ल्ड्स फर्स्ट एनर्जी आइलैंड का। इनमें से किस कंट्री का अभी विजन है? उनका विजन है अ सिटी विद नो कार रोड्स एंड कार्बन एमिशन, यानी कि एक ऐसा शहर जिसमें कोई कार नहीं होगी, कोई रोड नहीं होगी, और कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होगा। तो ऐसी कंट्री कौन सी होगी? ये होगी सऊदी अरब। मतलब ये विजन है इनका, ऐसा तो लग तो नहीं रहा कभी पॉसिबल होगा। हालांकि ये पूछ सकते हैं हमारी परीक्षा में कि ये विजन किसका है। ये है सऊदी अरब का। 2020 की वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में भारत को निम्नलिखित में से किस तरह की डेमोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इन्होंने वर्गीकृत किया था फ्लॉट डेमोक्रेसी के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। इसमें हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया की रैंक इन्होंने क्या दी थी 168 कंट्रीज में। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो आया था उसमें इंडिया को इन्होंने 53वें स्थान पर रखा था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में भारत द्वारा प्रायोजित और 70 से अधिक देशों द्वारा समर्थित एक प्रस्ताव को अपनाया है, जिसमें से किस वर्ष को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो 2023 जो है भारत के समर्थन से बनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में, मोटे अनाज के वर्ष के रूप में। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल जिसका नाम है अरोका, ये कहाँ पर खोला गया है? तो अरोका खोला गया है आपका पोर्चुगल यानी पुर्तगाल में। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी ट्रेन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं चलती है? तो बंधन एक्सप्रेस चलती है। मिताली एक्सप्रेस हाल में अनाउंस की गई है मार्च में मोदी जी के द्वारा।
मैत्री एक्सप्रेस पहले से चल रही है, शेख रहमान एक्सप्रेस करके ऐसी कोई ट्रेन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अल्बानिया को। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में एडलेगिव हुरून फिलेंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी, यानी कि पूरे इस सदी के सबसे बड़े मानवतावादी या दानवीर नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें 50 ऐसे दानवीरों की सूची में भारतीय उद्योग जगत के पितामह टाटा समूह के अध्यक्ष जमशेद जी टाटा को शीर्ष पर रखा गया है। इसमें दूसरे स्थान पर कौन है आपको बताना है। ये इंडेक्स में हमने करवाया था अपने मंथली करंट अफेयर में। फर्स्ट पर जमशेद जी टाटा हैं, सेकंड पर हैं बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स। ऑप्शन नंबर बी। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर। ऑप्शन नंबर ए। इस समिट की लोकेशन हमसे पूछ सकते हैं, वेन्यू कहाँ पर हुआ था? ये कॉर्बिस बे कॉर्नवॉल में हुआ था, साउथ ईस्ट इंग्लैंड में, और इसको होस्ट किया था इंग्लैंड ने। तो इसमें अब फिर से एक आपके सामने गद्यांश है, इसको आपको रीड करना है और दिए गए क्वेश्चंस को आंसर करना है। गद्यांश ऊपर ही लिखा हुआ है और मैं आपको समय देता हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, मैं इसके आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो आपने पॉज करके इसको देख लिया होगा। इसमें पूछा है कि लिखिया का पुराना नाम क्या है। ठीक, तो लिखिया का पुराना नाम जैसे कि पैराग्राफ में दिया गया है, मिथिला लोकचित्र का ही पुराना नाम लिखिया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इस वाली लाइन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से किस भूभाग को कभी मिथिला देश के रूप में जाना जाता था? यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, आपको मिल गया होगा। तो बिहार में गंगा नदी से लेकर नेपाल की तराई तक के भाग को मिथिला देश के रूप में जाना जाता था। सीता का एक अन्य नाम क्या है इस पैराग्राफ के हिसाब से आपको बताना है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मिथिला। ऑप्शन नंबर बी, मिथिला। इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। हमारे विशाल भारत का सामाजिक ताना बाना और इसका रीति रिवाज किसकी देन है? ये देन है आपके प्राचीन संस्कृति के। ऑप्शन नंबर सी। मिथिला देश की मातृभाषा क्या है? मिथिला देश की मातृभाषा है मैथिली। ऑप्शन नंबर सी। अभी एक और आपके सामने आ चुका है गद्यांश, आप इसको रीड करिए और इसमें इसके दिए गए क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो राम ने किसे मारकर समुद्र पार भगाया था, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें आपने पढ़ लिया होगा किसे भगाया था, मारीच और उसके सहयोगी को। ऑप्शन नंबर सी। महामुनि विश्वामित्र को कौन तंग करता था, आपको बताना है। तो इसमें मारीच और सुबाहु करते थे। इसमें लिखा होगा पहली लाइन में, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस बहुत तंग करते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। राम लक्ष्मण दोनों भाई मुनि विश्वामित्र के साथ मिथिला क्यों गए थे, इसमें बताना है। तो मिथिला गए थे, ऑप्शन नंबर डी, सीता के स्वयंवर के आयोजन में सम्मिलित होने। ऑप्शन नंबर डी। मुनि विश्वामित्र के साथ अभियान पर निकले राम लक्ष्मण का सामना सर्वप्रथम किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था ताड़का के साथ। ठीक है, यहां पर देखिए लिखा भी हुआ है। इसमें है कि मुनि विश्वामित्र ने राक्षसों के अत्याचार का वृत्तांत किसे सुनाया? तो अयोध्या के राजा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, दशरथ के दरबार में उपस्थित होकर उन्हें राक्षसों के अत्याचार का वृत्तांत सुनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा दशरथ। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 से हम लोग बात करेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के सोल्यूशन की। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है सिंप्लीफिकेशन से। 75/5 हुआ 15, उसका डबल हुआ 30, 30 में से 18 गया, 6 3 18, तो हुआ 12, तो इधर तो हुआ 12, और ये कितना हुआ 81 - 6 75, और ये x, इधर अगर हम x ले लें तो x - 75 बराबर 12, तो x की वैल्यू आ चुकी है 87, 87। ए यहाँ से सही है। नेक्स्ट बात करेंगे 32 नंबर की। 1.25 और 0.75 का योग लेना है, मतलब इनका सम करना है। तो ये तो सीधे सीधे 2 है। 0.6 और 0.2 के अंतर की बात करनी है, तो दोनों के बीच का अंतर होगा दिस माइनस दिस, 0.4। 2 को 0.4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.4, यानी कि 4/10, तो 10/4, ये आ गया है 5। सी यहाँ से सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बात की जा रही है कि 0.254 यानी 254/1000 1/10 की अपेक्षा कितना बड़ा है? तो जितना भी बड़ा है वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। 1000 एलसीएम आ जाएगा, 1 टाइम्स 10 टाइम्स।
इनफैक्ट 100 टाइम्स, तो ये 100 हो गया 154/1000, 2 से काटा तो 77, 2 से काटा 500, तो आंसर आ गया है 77/500, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करें, इन सबको जोड़ना है हमको, तो 568 56.8, उसके बाद 5.68, फिर 0.568, उसके बाद 0.0568, यहाँ आखिर में 8 आ रहा है, आखिर में 4 और 0 आपको नहीं चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो 8 से 14, इधर 4 आ रहा है, तो 48 लास्ट में आपको कहाँ दिख रहा है, ए में, इतने से ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर की। कैफे के इंटीरियर पर जो खर्च था वो कैफे के टोटल वैल्यू का 25% था और इंटीरियर का खर्च दिया हुआ है 10 लाख। 25% बराबर है 10 लाख, तो कैफे की लागत जो कि शुरू में हमेशा 100% होगी, शुरू में कोई भी चीज, तो 25% पता है, 100% बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 टाइम्स, तो 10 लाख का 4 टाइम्स हुआ 40 लाख। उसके बाद बात करेंगे 46 नंबर की। ऑर्डर में इसको सजाना है। ऑर्डर में 2 तरीके हो सकते हैं, या तो छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो यहाँ पर ये जितनी भी चीज़ें हैं, रूम, हैंडल, बिल्डिंग, फ्लैट और डोर, तो अगर हम बड़े से छोटे बात करें तो सबसे बड़ी होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग से छोटा होगा फ्लैट। 3 4 3 4 शुरुआत में कहाँ पे है, डी में, इतने से ही आंसर आ गया है। अब देखिए 4 के बाद है 1, ये फ्लैट से छोटा होता है रूम, फिर उसके बाद रूम में होता है डोर, और डोर में होता है हैंडल, जो कि इन सबों में सबसे छोटा है। इसके बाद 47 नंबर बात करेंगे, जिसमें हमको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सी इंफॉर्मेशन अलग से हमें चाहिए होगी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो प्रश्न में जो डेटा दिया हुआ है वो हमको यहाँ पर चाहिए। बताना है इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो जय शिवा से छोटा है, इसका मतलब शिवा जय से बड़ा है, जो अभिषेक से लंबा है। अब ये जो किसके लिए यूज हो रहा है वो समझिए। जय शिवा से छोटा है, जो अभिषेक से लंबा है, इसका मतलब शिवा अभिषेक से लंबा है। शिवा अभिषेक से लंबा है, तो शिवा और जय के बीच में रिलेशन दिया है, शिवा और अभिषेक के बीच में रिलेशन हमको पता है, लेकिन जय और अभिषेक के बीच में हमको रिलेशन नहीं पता। तो जय और अभिषेक के बीच में रिलेशन हमें कहाँ से पता चल रहा है, सी से। अभिषेक जय से लंबा है, तो इन दोनों में से एक ना एक पक्का छोटा निकल आएगा और आंसर आ जाएगा सी। इसके बाद देखिए 48 नंबर है ब्लड रिलेशन। सरिता और कमलेश विवाहित जोड़े हैं। ये सरिता और कमलेश, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। राम और श्याम भाई हैं, राम कमलेश का भाई है। तो ये जो कमलेश है इसका भाई है राम, और राम का एक और भाई है श्याम। अभी तक का ये हो गया। श्याम की पुत्री का सरिता के पति से क्या संबंध है, सरिता के पति ये है और श्याम की जो बेटी होगी वो इधर कहीं होगी, अभी उसके बारे में हमको पता नहीं है। तो इस पुत्री के हिसाब से श्याम इसके पिताजी हैं और इन्हीं पिताजी के भाई हैं कमलेश, ठीक। तो ये कमलेश के हिसाब से ये क्या हुई, भाई की बेटी मतलब भतीजी, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे 49 नंबर, जिसमें हमको चुनना है ऑड वन आउट। तो 21 का स्क्वायर होता है 441, एक कम किया तो 440। 24 का स्क्वायर होता है 576, एक कम किया तो 575। 27 का स्क्वायर होता है 729, एक कम किया तो 728। 30 का स्क्वायर होता है 900, एक जोड़ा तो 901। तो बाकी 3 जगह हम एक कम कर रहे हैं, यहाँ पर एक जोड़ रहे हैं, इस वजह से डी हो गया ऑड वन आउट। नेक्स्ट बात करेंगे 9 बज रहा है किसी घड़ी में, तो 9 बजे सिचुएशन कुछ ऐसी होती है। ये घंटे की सुई है वेस्ट की तरफ, और उसके बाद ये जो मिनट की सुई है ये है नॉर्थ की तरफ। ऐसा करके है, अगर इस पॉइंट को हम सेंट्रल पॉइंट मान ले तो मिनट की
सुई की दिशा पूर्व की ओर है, ये इस तरफ है पूर्व की ओर, मतलब ये 90 डिग्री इस डायरेक्शन में। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? ऐसे, ये हो गई क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे ही तो चलती है। तो जो भी हमारी वेस्ट की पोजीशन है, हमें बताना है घंटे की सुई की दिशा क्या होगी, इसको हमें क्लॉकवाइज 90 ऐसे चला देना होगा। तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब हुआ ये घड़ी ऐसे चलती है 90 डिग्री, तो ये नॉर्थ में हो जाएगी फिर, उत्तर सी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 85 की, जिनको सॉल्व करने से पहले हमको ध्यान रखना होगा इस पाई चार्ट के ऊपर। ये जो पाई चार्ट है इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, आर्ट से लेकर साइंस तक उनका परसेंटेज दिया हुआ है, और एक टीचर है मिस्टर रवि जो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो सिंपल सा डेटा है ये हमको ज़रूरी है 81 से 85 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, रवि ने टोटल 400 घंटे की टीचिंग दी, टोटल सारे सब्जेक्ट मिला के। तो हमको डिफरेंस बताना है संस्कृत और साइंस में इनकी टीचिंग के बीच में। तो संस्कृत यानी कि ये नीला वाला 9%, साइंस यानी कि ये भूरा वाला 6%, दोनों के बीच में डिफरेंस है 3%। और ये जो टोटल है ये है 400 आवर्स, जो कि 100% है, सबको जोड़ के देख लीजिए 400। तो 1% हुआ 4, तो 3% हुआ 3 टाइम्स 12, सी। उसके बाद देखिए दूसरा 82 नंबर, रवि ने हिस्ट्री के लिए 49 घंटे दिए। हिस्ट्री यानी कि इतिहास, ये 7%, तो 7% बराबर है 49 के, तो 1% बराबर है 7 के। फिजिक्स पढ़ाने में जो भी समय लगता है वो साइंस पढ़ाने का 1/3 है। तो साइंस के लिए सबसे पहले हमें निकालना होगा, जो कि भूरे कलर से गिवन है 6%, 6 सत्ते 42। फिजिक्स का इसका 1/3 है, मतलब 14। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को 14-14 आप दे सकते हैं, क्योंकि वो 1/3 है तो बाकी सब में भी इक्वल टाइम लगना है, क्योंकि साइंस में तीनों कंपोनेंट एक साथ दिए होते हैं। तो हमसे चाहे बायो पूछें चाहे केमिस्ट्री, आंसर होगा 14। केमिस्ट्री के बारे में घंटे पूछ रहे हैं, आंसर हो गया 14। नेक्स्ट बात करें 83 नंबर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए 120 घंटे दिए। तो हिस्ट्री यानी कि ये हो गया कौन सा वाला, ग्रीन कलर 7%, और ज्योग्राफी हो गया ग्रे कलर 8%, तो टोटल 15%। 15% की वैल्यू आपको दे रखी है 120, तो 1% की हो गई है 8। आर्ट और इंग्लिश में कुल मिला के कितना समय दिया गया? तो आर्ट यानी कि ये 45% रेड वाला, और इंग्लिश यानी कि ये ब्लैक वाला 22%, तो टोटल हुआ 67%। 67 टाइम्स इसका कर लेंगे, घंटा पता चल जाएगा, 560 माइनस 24 यानी 536 घंटे, सी। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर, कंप्यूटर नाम का एक नया सब्जेक्ट ला दिया गया, और ये डिसाइड किया गया कि जिस भी विषय में जितना भी समय लगता है उसका 10% आपको कंप्यूटर में देना है, और आर्ट को इस वाले पैटर्न से बाहर रखना है। मतलब ये जो 45% है ये आउट हो गया, बाकी इन सबों का 10-10% लेते जाइए। इसका हो गया 2.2%, इसका हो गया 0.6, इसका हो गया 0.3, ब्लू वाले का हो गया 0.9, ग्रे वाले का हो गया 0.8, और ग्रीन वाले का हो गया 0.7। तो 6 3 9 9 18 8 26 और 7 33, 2.2 और 3.3 हो गया 5.5%। इसका हमें एंगल निकालना है। तो जहाँ तक एंगल की बात है तो 100% बराबर होता है 360 डिग्री के। ये पूरा 360 है और पूरा 100% है, तो दोनों चीज़ें आपस में बराबर। तो 5.5% निकालना है, यानी 5 प्लस आधा 10% हुआ 36, 5 मतलब आधा 18, 1% हुआ 3.6, 5.5 मतलब आधा 1.8, ये हो गया 19.8% डिग्री, सी। लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पर्टिकुलर सेट का, रवि ने टोटल 600 घंटे की क्लास दी, तो उन्होंने जो घंटे दिए इंग्लिश और हिंदी में इनके बीच का डिफरेंस चाहिए। तो 100% बराबर है 600 टोटल क्लास। इंग्लिश यानी कि ये ब्लैक वाला, हिंदी मतलब ये पर्पल वाला, दोनों के बीच का डिफरेंस है 22 और 3 का 19%। 19% चाहिए।
1% हुआ 6, 19 टाइम्स कर लीजिए, 19 छिंग 114, डी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 86 से 90, एक और डीआई का सेट है जिसमें हमको ये वाला ग्राफ ध्यान रखना है। आपके पास 6 देश हैं एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में पर एकड़ यील्ड दे रखी है, यानी एक एकड़ में कोई कितना प्रोडक्शन कर पा रहा है, और प्रोडक्शन किस चीज़ का है, चावल का। 7 देश हैं, ठीक। 86 नंबर बात करें अगर एवरेज निकालना है इन सबों का, तो ऐसा है कि इन सबको जोड़ के लिख देते हैं एक जगह यहाँ पे और उस वैल्यू को याद कर लेते हैं। इसकी बहुत आवश्यकता होगी आगे के क्वेश्चन में भी। तो ये टोटल आ रहा है 1910। 1910 ये टोटल है। अब इसी का एवरेज हमसे पूछ रहे हैं, तो 7 से डिवाइड कर दीजिए 1910 को। 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 270 पॉइंट समथिंग, यानी कि डी। एक ही ऑप्शन है 272.85। नेक्स्ट बात करें 87 की, तो इसमें रेशियो हमको बताना है एवरेज पर एकड़ यील्ड का। 3 कंट्रीज हैविंग हाईएस्ट यील्ड। तो शुरुआत के 3 जो हाईएस्ट वाले हैं वो कौन से हैं, 400, 350 और इन सबों में 292। 750 और 300 हो गया 1050, 8 कम किया तो 1042। इसको एक तरफ ले लिया, इसका एवरेज मतलब डिवाइड बाई 3। लोवेस्ट यील्ड वालों को ढूंढना है, 182, उसके बाद 204, देन आता है 220। तो 220 और 200, 420, 424। तो 424 में अगर हम 200 जोड़ते तो 620 होता, 18 कम करना पड़ेगा, यानी 606। 606/3, ये कोई मतलब नहीं है। 2 से काटा तो 521, 2 से काटा 303। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। इसके बाद आप देखिए 88 नंबर, टोटल पर एकड़ यील्ड आपको देखनी है इंडिया और वियतनाम की। तो इंडिया की 400 और वियतनाम की 220, तो 620 हो गई। अब इज व्हाट परसेंट ऑफ 620 ऊपर द टोटल एकड़ यील्ड ऑफ रिमेनिंग कंट्रीज। तो रिमेनिंग का कैसे निकलेगा, एक तो तरीका ये, सबको जोड़ दीजिए 620 में से, मतलब जो 620 वाले हैं 400, 220, इन सबको जोड़िए, या तो फिर टोटल में से 620 लेस कर दीजिए, तभी टोटल याद करने को बोला था 1920। तो ये जो 620 है और ये टोटल 1910 था ना कि 20, 1910 माइनस 620 इंटू 100, आपका परसेंटेज आपके सामने आ जाएगा। ये 1290 इंटू 100, तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 6200/129, तो ये आपको मिलेगा 48.06%, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, जितने भी यहाँ पे देश दिए हुए हैं सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब जिन्होंने सबसे कम प्रोडक्शन करी है उनको सबसे पहले। 182 के बाद आता है 204, फिर आता है 220, फिर आता है 262, फिर आता है 292, 350, 400। ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे कम प्रोडक्शन किया, ये बाकी बाद वाले। बॉटम 3 कंट्रीज जिन्होंने सबसे कम प्रोडक्शन किया है उनका 30-30% बढ़ाना है और बाकी सबका 20-20% बढ़ाना है। इसका 30% 18.2 का 3 टाइम्स 54.6, तो 182 और 54.6 हुआ 236.6। ऐसे ही बाकी सबको जोड़ लेंगे। तो देखिए पूरी कैलकुलेशन करने के बाद ये नए डेटा अपने सामने आ चुके हैं। अब इनका हमको एवरेज बताना है। तो एक तो तरीका ये है, इन सबको जोड़ के 7 से काट दिया जाए, और बाकी ये है कि 350 इधर कहीं आ रहा है, एकदम बीच में नहीं आ रहा।
तो 340 से 350 के बीच जितनी भी वैल्यूज हैं वो एवरेज में नहीं आ सकती। ये गया और 330 पड़ेगा इधर कहीं बीच में, इसके हल्का सा ऊपर चाहिए, 336.08 ऐसे करके निकाल सकते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में हमें बात करनी है नेपाल और ब्राज़ील की टोटल यील्ड की। तो ये नेपाल हो गया 350 और ये ब्राज़ील हो गया इधर से तीसरा 182, 532। ये जो 532 है ये रिमेनिंग कंट्रीज़ का, यानी कि 1910 माइनस 532, 1378 का कितना परसेंट है ये बताना पड़ेगा। इंटू 100, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 38.60 बी। इसके बाद तीसरे डीआई सेट पर आएंगे क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए। 91 नंबर में हमें बात करनी है ई टाइप के पेन के बारे में कि कौन सा वो साल था जिसमें ई टाइप के पेन का जो प्रोडक्शन था वो एवरेज प्रोडक्शन के बराबर था। तो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, चारों ऑप्शन हमको वेरीफाई करने पड़ेंगे, जिसमें हम पहले एवरेज प्रोडक्शन निकालेंगे, इसके बाद टाइप ई का हम लोग चेक कर लेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन को हम लोग प्रिफर करेंगे बिना सॉल्व किए करना। देखिए ई की अगर हम बात करें तो ये सभी सालों में उसके अलग अलग प्रोडक्शन है, उन सब के बीच में आ रहा है 86 और यही एवरेज है। और साल 2017 में देखें तो भी ई का 86, तो कौन सा साल है जिसमें 86 मैच कर रहा है, 2017, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद 92 नंबर की अगर हम बात करें तो टाइप ए की बात करनी है 2014 में 73, ये कितना परसेंट होगा, 2017 और 18 में टाइप है, तो ये 2017 का टाइप है, ये 2018 का, ये दोनों का सम हो गया 180 इंटू 100, 730/18, 72, 40 पॉइंट समथिंग, 18 5 40.55 आ रहा है ऑप्शन ए। इसके बाद 93 नंबर में हमको बात करनी है डी और ई टाइप के पेन के बारे में 2017 में। तो ये 2017 का डी और ये ई 190। इसके बाद सी और डी की बात करनी है 2020 में, ये 2020, ये सी ये डी, दोनों का सम हो गया 200, इनके बीच में डिफरेंस है 10 का, सी। इसमें हमको ई टाइप के पेन के बारे में बात करनी है 2017 और 2016 में। ये ई टाइप के पूरे पेन की सीरीज़ है, ये रहा 2016, ये 2017, तो 6 का डिफरेंस आ रहा है कितने पे, 92 पे, 600/92, तो ये कितना आ जाएगा, ये 6.5 के आसपास आएगा, ऑप्शन डी। इसके बाद हमें बात करनी है 95 नंबर में साल 2019 में टोटल निकालना है, इन सबको जोड़ना है, 9 7 16 10 26 7 33 8 41 9 50, 500 हो गया। तो 500 तो इधर ही से हो गया, 6 6 12 6 18 6 24 और 10 34, 534 डी। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 96 से लेकर 100, एक और डीआई का सेट है हमारे सामने, जिसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, घड़ी की और मोबाइल की, और 5 अलग अलग साल हैं 2016 से 2020, सबका अलग अलग प्रोडक्शन दिया है कि किस साल कितनी घड़ी बनी, किस साल कितने मोबाइल बने। सबसे पहले 96 नंबर, कौन सा ऐसा साल है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान सबसे ज़्यादा बने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, यानी कि टोटल हमें देखना होगा। यहाँ 15,000 बने, ये बने 20,400, ये बने 24,000, ये 23,000, ये 22,000,
तो इन सबों में बड़ा कौन? 24,000 यानी 2018। इसके बाद 97 नंबर में हमसे पूछा है साल 2016 से लेकर साल 2017 तक मोबाइल के एवरेज प्रोडक्शन और वॉच के एवरेज प्रोडक्शन में डिफरेंस बता दीजिए। तो ये है टोटल 17,000 और ये है 10, 8, 18, 400। तो 1400 का डिफरेंस हुआ। टोटल पे एवरेज पे होता तो आधा हो गया होता 700। इसके बाद 98 में बताइए कौन सा ऐसा साल है जिसमें वॉच का जो प्रोडक्शन है वो मोबाइल के 2018 के प्रोडक्शन के बराबर हो गया। मोबाइल 2018 10,000, वॉच ने कब 10,000 आइटम बनाए? 2017 में। सिंपल है। 99 नंबर देखिए, प्रोडक्शन का रेशियो आप बता दीजिए 2018 और 2020 में। 2018 मोबाइल ये हो गया 10,000 और 2020 मोबाइल 13,000। 10/13 का रेशियो है सी। इसके बाद 100 और आखिरी क्वेश्चन में आपको बात करनी है साल 2016 और 17 में वॉच के प्रोडक्शन के बारे में और रेशियो निकालना है। तो वॉच 2016 7,000, वॉच 2017 10,000, 7/10 यहाँ से रेशियो हो गया सी।